ईरान वर्सेस इसराइल सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं है। ये पावर, ऑयल, रिलीजन, मनी और ग्लोबल अलायंसेस का शिफ्ट पॉइंट है। तो असल में हो क्या रहा है, अगर आइए इसको जरा समझते हैं। हुआ क्या था, इसराइल ने जब ईरान पे स्ट्राइक किया तो ईरान ने रिटेलिएशन के नाम पे दोबारा इसराइल के ऊपर स्ट्राइक किया। तो इसराइल ने सो कॉल्ड रिटेलिएशन के नाम पे दोबारा ईरान पे अटैक किया, और जो इस दफ़ा अटैक किया वो डायरेक्ट तेहरान की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर किया था, और टॉप कमांडर्स को टारगेट किया, जिनमें साइंटिस्ट भी थे इनके, तो उनको इन्होंने टारगेट किया था। तो मीडिया तो सिर्फ एक्सप्लोजन दिखा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि दोनों एक वक्त तैयार कैसे थे इस जंग के लिए, दोनों और इसी ही वक्त क्यों, इतनी एग्जैक्ट टाइमिंग क्यों। क्योंकि ये सिर्फ रिवेंज नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक वार है जिसका गोल है एनर्जी रूट्स का कंट्रोल करना, पब्लिक फेयर को वेपन बनाना, और ग्लोबल इलेक्शंस से और ग्लोबल इलेक्शन से पहले नैरेटिव्स को कंट्रोल करना। मुमकिन है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, आप इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कह सकते हैं, लेकिन ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, स्टडी किया। मुमकिन है ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। आप इससे एग्री करें, डिसएग्री करें, ये आपका अपना राइट है। तो ग्लोबल रिपल इफेक्ट, इससे क्या होगा, मिडल ईस्ट जब जलता है तो इसकी जो हीट होती है वो पूरी दुनिया को महसूस होती है। ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ग्लोबल शिपिंग डिले हो जाती है, एशिया की मार्केट डाउन हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है, और यूरोप फिर से एनर्जी क्राइसिस में पड़ जाता है। अमेरिका प्रेशर में, गल्फ कंट्रीज़ के जो उनके मतलब अलाइज होते हैं, और अपनी पब्लिक की तरफ से, इनको दोनों की तरफ से प्रेशर पड़ता है। एक रीजनल इफेक्ट जो होता है, एक रीजनल कन्फ्लिक्ट जो होता है, वो उसका इम्पैक्ट 5 कॉन्टिनेंट तक जाता है। तो इसमें जो बड़ी बात है, पाकिस्तान, इंडिया, टर्की जैसे जो कंट्रीज हैं, इन पे प्रेशर तो डबल हो जाता है, क्योंकि इनका प्रेशर ये होता है कि हमें साइड किसकी लेनी होगी, हमें न्यूट्रल लेना होगा, या इस क्योस को अपने ट्रेड और डिप्लोमेसी के लिए यूज़ करना है। तो बात इसमें एक चीज़ सवाल उठता है कि इसका फ़ायदा किसको हो रहा है। जंग शुरू होती है, गरीब मरते हैं। सच तो ये है, डिफेंस कंपनीज का स्टॉक ऊपर जाता है, ऑयल कॉर्पोरेट्स की अर्निंग डबल हो जाती है, गोल्ड ऑल टाइम हाई हो जाता है, जो कि पहले ही है, और इन्हीं लोगों की वजह से है। इलीट डिस्ट्रक्शन पे बेट लगाते हैं और रिकवरी को सेल करते हैं। ये वार प्रॉफिटेबल है आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स, स्पेक्यूलेटर्स, शैडो इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स के लिए एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन कि उनकी अपनी इंटरनल फेलियर्स जो इसको कवर करता है। व्हाट दे आर नॉट टेलिंग यू, ऐसा क्या है जो आप लोग को ये नहीं बता रहे। ईरान के अटैक्स लाउड हैं लेकिन प्लान, इसराइल का जवाब सर्जिकल है, और उसके पीछे ग्लोबल सपोर्ट है, जिससे मुझे नहीं लगता कि उसको इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, इतना इफेक्ट होगा इस जंग में। गल्फ कंट्रीज क्यों खामोश हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेबिलिटी का डर है। सुपर पावर जैसे यूएसए, रशिया, चाइना सिर्फ देख रहे हैं, इंटरवीन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये बिहेवियर बैलेंस बना के रखता है उनके लिए। अगर रीजन धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहे तो वो प्रिडिक्टेबल बन जाता है। हम लोग फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सुन ने क्या कहा था, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। नोम चॉम्स्की कहते हैं प्रोपेगेंडा इज टू डेमोक्रेसी व्हाट वायलेंस इज टू डिक्टेटरशिप। ये वार सिर्फ ज़मीन मिसाइल की नहीं है, ये लोगों ये लोगों के दिमाग और बिलीव्स पर कब्जे की लड़ाई है। ये साइकोलॉजिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, और स्पिरिचुअल भी है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, गाज़ा, टेल अवीव और तेहरान के इनोसेंट लोग पावर की इस गेम में सेक्रीफाइस बन रहे हैं, अपनी जानों का सेक्रीफाइस कर रहे हैं बिना उनकी मर्जी के। तो जाने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा, ये वार अलाइंसेस बदल सकती है, इकोनॉमी गिरा सकती है, और फ्यूचर वार्स को ट्रिगर भी कर सकती है। तो सिर्फ स्क्रीन्स पे एक्सप्लोजन्स मत देखो, ना सोचो प्रॉफिट किसका हो रहा है। सोचो ये बात कि प्रॉफिट किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, और कौन चुप है। हमेशा जंगों में ये होता है कि सच्चाई पहले मरती है, हम सब बाद में। मैं फिर कहूँगा कि ये मुमकिन है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, हर एक अपना ओपिनियन है, आप इसे एग्री करें, डिसएग्री करें, मगर सोचिए। थैंक यू।